हेलो एवरीवन। आज हम कवर करेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। अगर हम रफ ओवरव्यू लेते हैं सेल का, तो ये सेल है। सेल के अंदर के इन्वायरमेंट को हम इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट बोलते हैं, और जिसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है इसको एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट बोलते हैं। लेकिन सेल्स की जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होगी अपनी मेटाबॉलिक फंक्शन को एफिशिएंटली करने के लिए, उसके लिए वो जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है उससे वो न्यूट्रिएंट्स का अपटेक करेगा। इसके लिए जो सेल की ये मेम्ब्रेन है, ये जो वॉल बनी हुई है दोनों एनवायरनमेंट के बीच में, इसके अक्रॉस ट्रांसपोर्ट होना बेहद जरूरी है। इस लेक्चर में हम इसी को डिटेल में देखेंगे। अगर हम एक रफ ओवरव्यू ले सेल के मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का, तो सिंगर एंड निकोल्सन का जो मॉडल है उसमें बताया गया है कि ये जो बाइलिपिड लेयर का फॉर्म होता है। मेनली जो सेल का ये लेयर है ये लिपिड का कंस्टिट्यूएंट होता है, और इस पे जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स इम्बेडेड होते हैं फॉर इजी ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन्स। अब जो लिपिड है, तो एक बेसिक केमिस्ट्री में जैसा कि पढ़ते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो जो भी सब्सटेंस या आयंस या न्यूट्रिएंट्स जो भी रिक्वायर्ड होते हैं सेल के लिए अपने मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए, अगर वो लिपिड सोल्यूबल होते हैं तो वो बहुत ही इजीली सेल में एंट्री कर जाते हैं। अगर वो लिपिड सोल्यूबल है तो जैसे कि हमारा ऑक्सीजन, CO2, ये सब लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस है जो कि सेल के द्वारा रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हमारे बॉडी में इतना एफिशिएंटली इसीलिए नहीं हो पाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लिपिड सोल्यूबल होता है, इसलिए वो एक सेल से दूसरे सेल में इसलिए डिफ्यूजन के थ्रू ही लिपिड सोल्यूबल है तो क्रॉस वो चला जाता है। दूसरा प्रोटीन्स, सेल मेम्ब्रेन के लेयर पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स इम्बेडेड होते हैं, जो कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, ये लिपिड सोल्यूबल नहीं है, लिपिड इनसोल्यूबल है, वो प्रोटीन्स की मदद से सेल के अंदर एंट्री लेते हैं। अब ये कैसे होता है इसी को हम डिटेल में देखेंगे। जनरली जो प्रोटीन्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स बोला जाता है। अब ये जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है ये जनरली दो टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है उसे बोलते हैं चैनल प्रोटीन, और जो सेकंड वन है उसको बोला जाता है कैरियर प्रोटीन। जो चैनल्स प्रोटीन होते हैं ये जनरली प्रोटीन के द्वारा बनाया गया एक पोर लाइक फॉर्मेशन ये फॉर्म करते हैं, जिसके अक्रॉस ये मॉलिक्यूल को इजी पाथ प्रोवाइड करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। यानी दो टाइप के पोर्स होते हैं। पहला जो होता है वो आयन चैनल होता है, और सेकंड वन जो होता है उसको बोलते हैं वाटर चैनल या एक्वापोरिंस इसको बोला जाता है। जब हम डिफ्यूजन पढ़ेंगे इस लेक्चर में तो हम वहाँ देखेंगे कि गार्टन के डेफिनेशन में वो लिख रखा है कि इन डिफ्यूजन देयर इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू पोर इंटरमॉलिक्यूलर पोर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो पोर्स का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, तो देखें जब ये अगर सेल की मेम्ब्रेन है और यहाँ पे इसे हमें पोर्स का रिक्वायरमेंट है, तो सेल अपने सेलुलर यहाँ पे DNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाएगा, और ये प्रोटीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स ये फॉर्म करेगा। एक टाइप का प्रोटीन फॉर्म होगा और ये प्रोटीन एग्रीगेट होना शुरू हो जाएगी, और ये एग्रीगेट करके ये एग्रीगेट करना शुरू हो जाएगी ये डिफरेंट प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन्स ये एक ओपन चैनल बोथ साइड से एक ओपन चैनल का फॉर्म करती है जिसको हम पोर बोलते हैं। तो इस तरह से पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे इस सेल में सेल को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि हमें पोर्स का फॉर्मेशन करता है, तो ये प्रोटीन्स का सिंथेसिस शुरू करेगा, और ये प्रोटीन्स डिफरेंट प्रोटीन्स आके एगलगमेट होना शुरू हो जाएंगे, और एक
पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को इजी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। तो इस तरह ये पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो दो टाइप के पोर्स होते हैं, एक आयन चैनल्स होते हैं और वाटर चैनल होते हैं। जो आयन आयन चैनल होते हैं, नेम से ही क्लियर है कि इससे आयन का ट्रांसपोर्टेशन होगा, और वाटर चैनल जो है वो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस को वो ट्रांसपोर्ट करेगा। लेकिन जो भी प्रोटीन चैनल्स होते हैं, इसके दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला होता है ये सिलेक्टिव परमेबिलिटी। इनका दो कैरेक्टरिस्टिक होता है। पहले को बोलते हैं सिलेक्टिव परमेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि जैसे पोर्स का फॉर्मेशन करना हुआ, तो जैसे अगर हम प्रोटीन है, पोटेशियम चैनल प्रोटीन है, सॉरी, तो उससे सिर्फ पोटेशियम का ही ट्रांसपोर्टेशन होगा। अब ये कैसे एक्ट करता है, जनरली जो अगर हम बेसिक केमिस्ट्री पढ़े तो जो पोटेशियम चैनल है वो जनरली फोर पेप्टाइड बॉन्ड से फॉर्म होता है। उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। और यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं, और यहाँ पे कार्बोनिल ऑक्सीजनेज यहाँ पे बैठे होते हैं। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। तो जब पोटेशियम का आयन आता है, पोटेशियम आयन जब हाइड्रेटेड होगा तो उसका सेलुलर साइज बड़ा हो जाएगा। तो इस फोर साइड से सिर्फ पोटेशियम आयन का ही एंट्री हो पाता है। सेलुलर साइज यहाँ पे रहता है, पोटेशियम आयन आया, यहाँ पे कार्बोनाइल ऑक्सीजनेज रहते हैं जो कि इसको डिहाइड्रेट करते हैं। उसके बाद पोटेशियम का साइज इस पोर के इक्वल हो जाता है, और जैसे यहाँ पे पोटेशियम बाइंड करेगा इन दोनों पोर से, ये एक्टिवेट हो जाएंगे और इस पोर का ये ओपन हो जाएगा, ये दोनों अलग हो जाएंगे। ये अलग हो गए और इस तरह पोटेशियम आयन एंट्री कर जाएगा। तो ये फोर्स का जो साइड का है वो इस तरह ही फ्रेम किया हुआ है कि सिर्फ पोटेशियम आयन ही इसके अक्रॉस जा पाएगा। और किसी आयन लेते हैं तो इसका या तो इसका हाइड्रेशन साइज इतना बड़ा नहीं होगा जो कि इन कार्बोनाइल ऑक्सीजनेज जो है वो इस दोनों से ये टच कर पाए और वो डिहाइड्रेट होकर इस पोर से अंदर जा पाए। तो एक सिलेक्टिव परमिटिव जो फीचर है वो प्रोटीन चैनल प्रोटीन्स में पाया जाता है। और दूसरा जो फीचर है इनका वो होता है गेटिंग गेटिंग ऑफ चैनल। गेटिंग ऑफ चैनल यानी कि जो चैनल है उसका हम एक गेट कीपर बैठाएंगे, आइदर वो उसको ओपन करेगा या क्लोज करेगा। तो ये जो गेटिंग होता है ये दो तरीके से किया जाता है, याद है, ये तो वोल्टेज गेटेड होता है या केमिकली गेटेड होता है। आइदर ये वोल्टेज गेटेड होता है, वोल्टेज गेटेड, और जो सेकंड वन होता है वो केमिकली या लाइगेंड गेटेड, हम इसको बोल सकते हैं। वोल्टेज गेटेड चैनल जब हम एक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे तो वहां हम इसको डिटेल में देखेंगे कि वोल्टेज गेटेड चैनल कैसे एक्ट करता है। तो इसका एग्जांपल हो गया सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल। जो वोल्टेज गेटेड है वो एक रिक्वायर्ड मिनिमम वोल्टेज होता है, अगर उतना वोल्टेज अगर सेलुलर सेल में अगर फाउंड हो जाता है तो वो गेट ओपन होगा, अदरवाइज वो क्लोज रहेगा। इसी तरह जो केमिकल लाइगेंड होता है, जब हम न्यूरो का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे जब एसिटाइल कोलाइन जब वो रिसेप्टर से बाइंड होता है तब वो गेट ओपन होते हैं जिससे कि डिफरेंट आयंस एंट्री कर पाते हैं। तो ये दो चैनल प्रोटीन्स के सेलेक्टिव परमेबिलिटी और गेटिंग ऑफ चैनल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। अब कैरियर प्रोटीन्स जो होते हैं वो दो टाइप से एक्ट करते हैं, आइदर या तो पैसिवली एक्ट करते हैं यानी कि विदाउट द यूज ऑफ एटीपी, और ये एक्टिवली एक्ट करते हैं बाय यूज ऑफ एटीपी। जब ये एक्टिव यूज करेंगे तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज होगा, लेकिन जब ये पैसिवली एक्ट होंगे तो या तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में वर्क में आ सकता है। कैरियर प्रोटीन्स जो होते हैं ये जनरली तीन टाइप से एक्ट करते हैं। पहला यूनिपोर्ट, सेकेंड वन इज एंटीपोर्ट, और जो थर्ड है उसको बोलते हैं सिम्पोर्ट।
यूनिपोर्ट का मतलब होता है, यूनि मीन्स वन, पोर्ट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस मेम्ब्रेन। तो अगर ये सेल का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये लिपिड बाइलेयर है, इसमें ये कैरियर प्रोटीन एम्बेडेड है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल आया, और जैसा कि ये यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट है, तो ये इधर ट्रांसपोर्ट होकर इसके अक्रॉस करा जाएगा। उसी प्रकार एंटीपोर्ट है, एंटीपोर्ट में भी सेम, यहाँ जो कैरियर प्रोटीन है इस पे 2 रिसेप्टर फॉर्म्ड होंगे, इससे क्या होगा, एंटीपोर्ट यानी कि एक का क्या होगा, इंट्रासेलुलर आएगा, और जो सेकेंड वन है ये आउट ऑफ द सेल जाएगा। ये हो गया एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन वाया कैरियर प्रोटीन। और ये सिमपोर्ट, सिमपोर्ट मीन्स दोनों जो है वो एक ही साइड जाएंगे। तो ये लिपिड बाइलेयर, ये आपका कैरियर प्रोटीन, और अगेन यहाँ पे इन दोनों का सेल के अंदर अगर इसको भेज रहे हैं तो ये रिक्वायर्ड सेलुलर प्रोटीन है, ये दोनों एंट्री या एग्जिट करेंगे तो इसको सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्टेशन बोला जाता है। तो ये 3 टाइप के कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है, और ये चैनल प्रोटीन है जो चैनल मीडिएटेड होते हैं। चलिए अब हम आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। और जो डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं वो 2 टाइप से होते हैं। पहला होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ये अगेन 2 डिफरेंट टाइप्स का होता है। ये आइदर थ्रू पंप एक्टिवेट कर एक्ट करेगा, या आइदर थ्रू डिफरेंट वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट जिसको बोलते हैं। पंप से जो एक्ट करते हैं वो 2 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और कभी कभी हम एक रिसेप्टर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट भी पढ़ते हैं। और जो वेसिकल्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है वो 2 डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो पहला होता है इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। अब जो इंडोसाइटोसिस है इसमें 2 डिफरेंट टाइप्स हो गए आपके, जिसको हम पढ़ेंगे, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें इतने चीज़ों को कवर करना होता है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट है, जनरली पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन आता है एंड ऑस्मोसिस। और अगर डिफ्यूजन की बात करें तो अगेन 2 टाइप का होता है। एक सिंपल डिफ्यूजन होता है जिसको हम जनरली डिफ्यूजन ही बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है फैसिलेटेड डिफ्यूजन।
तो एक चार्ट फॉर्म में हुआ कि ट्रांसपोर्ट एक्रॉस जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो कितने टाइप्स का होता है और कितने मोड्स में हम इसको कर सकते हैं। अब हम डिफ्यूजन को इस लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। अब हम डिफ्यूजन के बारे में देखेंगे। तो डिफ्यूजन का जो डेफिनेशन होता है वो होता है इट्स अ रैंडम मॉलिक्यूलर मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस आइदर थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, पहला जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और सेकंड है और इन एसोसिएशन विथ कैरियर प्रोटीन्स। ये गाइटन का डेफिनेशन है और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉमन डिफ्यूजन का बात कर रहे हैं। तो जब हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का बात कर रहे हैं तो ये रिलेट कर रहा है फोर्स से, और हम जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि फोर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। और जो कैरियर प्रोटीन होता है वो प्रोटीन्स के बारे में भी देख चुके हैं। तो जहाँ हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करें वहाँ ये सिंपल डिफ्यूजन जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस से होते हैं, और जब डिफ्यूजन टर्म में कैरियर प्रोटीन्स की बात आ जाए तो वहाँ फैसिलेटेड डिफ्यूजन होता है। तो अब इससे क्लियर होगा कि डिफ्यूजन दो टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है वो सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन जो होता है, जैसा कि डिफ्यूजन ऑलरेडी एक पैसिव प्रोसेस है तो सिंपल डिफ्यूजन भी पैसिव प्रोसेस है, और इसके होने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट्स होती है जो कि फुलफिल होनी चाहिए। जैसा कि अगर डिफ्यूजन होता है तो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, पहला कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रेजेंट होना चाहिए, या कंसंट्रेशन या प्रेशर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहने का मतलब ये है कि जैसा कि ये सेल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके जो रिक्वायर्ड सब्सटेंस जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट जो सब्सटेंस है इसके अमाउंट कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए जितना कि वो अंदर है, तब वो डिफ्यूजन इजिली हो पाएगा। तो ये दो रिक्वायरमेंट है, कॉमन से रिक्वायरमेंट है जो कि फुलफिल होनी चाहिए सिंपल डिफ्यूजन के लिए। और ये एक पैसिव प्रोसेस है, इसमें किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जब हम इसका ग्राफ देखें सिंपल डिफ्यूजन का, ये कंसंट्रेशन और सॉरी ये डिफ्यूजन रेट और ये जो कंसंट्रेशन है, तो जब ये डिफरेंस बढ़ेगा तो ऐसे ऐसे रेट भी बढ़ेगा। ये वीमैक्स इसका सेचुरेशन होता नहीं, जब तक डिफरेंस प्रेजेंट है तब तक डिफ्यूजन का प्रोसेस कंटिन्यूटी में ही रहता है। सिंपल डिफ्यूजन, ये दो फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करते हैं, जो पहले भी देख चुके हैं। पहला जो होता है वो लिपिड सोल्यूबल, जितने भी लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस है वो बहुत ही इजीली डिफ्यूज कर पाते हैं और वो सिंपल डिफ्यूजन के तहत सेल के अंदर आ सकते हैं। तो जो फैक्टर्स अफेक्टिंग करते हैं इसको, दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस, एग्जाम्पल O2, CO2, ये सब्सटेंसेस है, जो भी सब्सटेंस लिपिड सोल्यूबल होंगे वो इजिली डिफ्यूजेबल होंगे। और सेकंड है जो लिपिड नॉन सोल्यूबल होते हैं, लिपिड नॉन सोल्यूबल, अगर वो लिपिड में सोल्यूबल नहीं है तो वो पोर्स के द्वारा मीडिएटेड होते हैं जो कि उनको डिफ्यूजन होने में हेल्प करता है। तो ये दो फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं सिंपल डिफ्यूजन को। अब हम देखेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में। अगेन जब हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करते हैं
तो अगर हम इस टर्म को देखें फैसिलिटेड मीन्स ये मीडिएटेड होता है किसी और फैक्टर्स के द्वारा, ये मीडिएटेड है। तो ये जो फैक्टर्स इसको मीडिएट करते हैं इस डिफ्यूजन को, उनका नाम है कैरियर प्रोटीन्स। मीन्स इट्स अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन विच इज मीडिएटेड बाय कैरियर प्रोटीन्स। अगर कैरियर प्रोटीन्स इस डिफ्यूजन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी कि प्रोटीन्स हैं, यानी कि उनका नंबर जो है वो मेम्ब्रेन्स पे एक फिक्स अमाउंट में होता है। तो जैसे कि मेम्ब्रेन पे अगर 5 कैरियर प्रोटीन्स वहाँ लगे हुए हैं, तो एक बार में वो 5 सब्सटेंस को एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से इंट्रा सेलुलर में लेकर आ पाएगा। लेकिन अगर वह छठा सब्सटेंस है तो वो नहीं लेकर आ पाएगा। यानी कि वहाँ पे क्या होगा, अगर वो एक बार सेचुरेट हो गए तो ये डिफ्यूजन भी सेचुरेट हो जाता है। तो पहला है इनका जो है ये सेचुरेट हो जाते हैं। जैसा कि अगेन कैरियर प्रोटीन्स है, ये स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक चैनल्स प्रेजेंट है, तो एक स्पेसिफिक प्रोटीन या जो भी आयन मॉलिक्यूल है वो उसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ये स्पेसिफिक होते हैं, इट वेरीज फ्रॉम डिफरेंट आयन्स और मॉलिक्यूल्स, स्पेसिफिक होते हैं। तीसरा होता है ये जो एंजाइमेटिक, जब हम एंजाइम्स पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़ते हैं मिकेल मिकेल कांस्टेंट होता है जिसको केम वैल्यू बोलते हैं, ये उसको फॉलो करता है ये कैरियर प्रोटीन्स। यानी कि ये एंजाइम से इनहिबिट हो सकते हैं, ये इनहिबिटरी इफेक्ट शो करते हैं। तो जब हम इसका ग्राफ देखते हैं ये कुछ यूँ हो जाता है। शुरू में रेट ऑफ डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन की तरफ बढ़ता है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे कैरियर प्रोटीन्स का जो नंबर होता है वो जो भी सब्सटेंस जिनको ट्रांसपोर्ट करना है उससे कम होता है। लेकिन यहाँ पे वो उनका वो सेचुरेट हो चुके हैं, तो ये इसका वीमैक्स यानी कि इससे ज़्यादा ये कैरी नहीं कर पाएगा उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो ये आपका फैसिलिटेड डिफ्यूजन का बेसिक सा कंसेप्ट हो गया। सिंपल डिफ्यूजन हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे लास्ट जो डिफ्यूजन का ही पार्ट होता है जिसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं ऑस्मोसिस, जब हम इसकी बात करें, सपोज ये दो एक बिकर लिए, यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, ये सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्यूट्स है, इसमें सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं जैसा कि जानते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो ये जो बी पार्ट है इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट ए के मुकाबले कम है, और जब भी डिफ्यूजन होगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सॉल्यूट्स की साइज बड़ी होती है, तो जब भी डिफ्यूजन ऑस्मोसिस होगा, जब लिक्विड के डिफ्यूजन को ऑस्मोसिस बोला जाता है, तो जब ऑस्मोसिस होगा यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का होगा, सॉल्यूट का नहीं होगा, क्योंकि 4 साइज से बड़ा इनकी साइज होती है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट अमाउंट ज़्यादा है और यहाँ सॉल्वेंट कम है, तो डिफ्यूजन यहाँ B2A होगा। तो ऑस्मोसिस को अगर डिफाइन करेंगे तो इट्स द मूवमेंट ऑफ substance either from low solute concentration to high solute concentration or from high solvent to low solvent concentration। डेफिनेशन वेरी करेगा किस टर्म में हम बात कर रहे हैं। इस पे कुछ बेसिक टर्म्स है जो ऑस्मेटिक को हम आगे काम में लेंगे। जैसे पहला टर्म होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसा कि यहाँ पे ऑस्मोसिस B2A हो रहा है, तो जब हम इसे प्रिवेंट करने के लिए जितना प्रेशर का रिक्वायरमेंट होगा, B2A ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए जितना प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगा उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। सेकेंड है कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसा कि हमारा ब्लड है तो वह कोलाइड सॉल्यूशन फॉर्म करता है, तो उसके द्वारा जो उसके मेम्ब्रेन पे कैपिलरी मेम्ब्रेन या ब्लड मेम्ब्रेन है उस पर
जो प्रेशर अप्लाई करता है उसको बोला जाता है कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, या कहीं भी कोलॉइड सोल्यूशन अगर वो प्रेशर मेम्ब्रेन पे अप्लाई कर रहा है उसको कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इसी में एक स्पेशल केस आता है जब हम प्लाज्मा की बात करते हैं, तो प्लाज्मा में जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं जो क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं, अगर वो प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसको एक स्पेसिफिक टर्म, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक स्पेसिफिक टर्म दिया जाता है, इसको बोलते हैं ऑनकोटिक प्रेशर। तो ऑनकोटिक प्रेशर कुछ नहीं, वो भी एक क्या है, ये कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है जो कि प्लाज्मा प्रोटीन्स के द्वारा लगाया जाता है प्लाज्मा में। तो इस टर्म को ध्यान रखें। बाकी इस लेक्चर से इतना ही जो है बेसिक्स है जो ध्यान में रखना है आपको। चलिए, थैंक यू।